Okay, so we'll proceed with the chapter. We have already started with our chapter 3 of history and an empire across 3 continents, and we are actually on the fourth part of it. तो briefly अपने लोगों ने कर लिया था कि this empire is spread across 3 continents, that is some parts of Europe, northern part of Africa, and some parts of Asia. And then we did की special specifications क्या थी, and how were the people there, what were the languages used, and what kind of empires were there. Initially we did that it was a peaceful empire. Later on people started fighting with each other for the expansion of the empire. And how did everything change? That is what we have done till our last class. So now we will move into the more social aspects. सोशल एस्पेक्ट में वी स्टार्ट विद द जेंडर रोल कि वहाँ के जो लोग थे उनका जेंडर के बारे में क्या परसेप्शन था, मतलब व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ फीमेल एंड मेल्स इन द सोसाइटी. टू स्टार्ट विद जनरली क्या था, वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिलीज ही रहती है. यू ऑलरेडी नो द डिफरेंस बिटवीन जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली. आई जस्ट रिपीट इट. जॉइंट फैमिली होता है जिसमें अपने बेसिकली ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं एंड किड्स रहते हैं, और भी एक्सटेंडेड हो सकती है फैमिली, मतलब कजन्स हैं तुम्हारे, चाचा चाची हैं एंड व्हाटएवर, मतलब ऑल द रिलेटिव्स जो एक फैमिली को बिलोंग करते हैं, ऑल ऑफ देम लिव टुगेदर. वो होती है अपनी जॉइंट फैमिली. और न्यूक्लियर में क्या होता है, जनरली फादर मदर एंड देयर किड्स, इतना ही होता है. तो वहां पे भी ऐसा सिस्टम था जनरली कि आफ्टर द सन गेट्स मैरिड, तो ऐसे होता था कि मतलब स्टिल ऐसे लगता था ही सेटल्ड एंड ही विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. तो ऑब्वियसली वो सेपरेटेड और वो न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते थे. जो इनके एडल्ट सन थे, they did not live with their families. Obviously as soon as they were married they had to leave their father's home and they have to settle in some other home, मतलब nuclear families थी basically. Exceptions कभी कभी होते थे obviously कि adult brothers had to share a common household. Sometimes it happened, exceptions are also there. तो वहाँ पे we have got few evidences कि भाई जो एडल्ट सन है वो कभी कभी रहते थे अपने पेरेंट्स के साथ. अब जो स्लेव्स हैं वो दे वर इंक्लूडेड एज अ फैमिली मेंबर. We already know कि slaves played very important role in the Roman society because somewhat they were included in all kind of work. सारे काम करने के लिए slaves रखे हुए थे. So obviously they were included as a member of the family in terms कि उसको साथ में रखते थे. लेट रिपब्लिक में क्या हुआ था कि एक चीज जो हम बोलेंगे विच वाज कॉमन वाज दैट आफ्टर मैरिज the wife was not considered to, or you can say did not, it was so कि उसकी she does not have any right over the father's property. ऐसे होता था कि wife did not transfer to her husband's authority but retained full right in the property of her father's प्रॉपर्टी ऑफ अ फादर. तो ये हम बोलेंगे कि जो फीमेल है ना इसमें थोड़ी एम्पावर्ड थी, बिकॉज ऐसा नहीं था कि जितनी भी प्रॉपर्टी है फादर की इट विल गो टू दी सन, इट वुड एक्चुअली गो टू दी डॉटर. नाउ जो विमेन की डाउरी होती है ऑब्वियसली दैट वेंट टू द हस्बैंड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द मैरिज, यानी जो डाउरी होती थी वो सिस्टम था वो जो है वो कहीं ना कहीं हस्बैंड के पास रहता था. बट women remained the primary heir of a father. That means became an independent property owner on her father's death. यानी जब उसके फादर की डेथ हो जाती थी she was the one who would inherit the property of her father. And that is why we can say somehow she enjoyed the rights in owning and managing property. What do we mean by owning and managing property? जनरली क्या होता है, जैसे प्रॉपर्टी जिसके नाम पे होगी उसका ही पूरा राइट है और उसको कैसे मैनेज करना है उस एरिया को वो उसी पे डिपेंड करता है. तो ऑब्वियसली अगर विमेन के नाम पे है तो शी हैड फुल राइट इन ओनिंग एंड मैनेजिंग द प्रॉपर्टी. उसमें हम यही बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल जो फाइनेंशियली शी वाज इंडिपेंडेंट, शी हैज टोटली यू कैन से लीगल इंडिपेंडेंस इन टर्म्स ऑफ व्हेन वी से दैट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल. ठीक है.
बट एक चीज है कि फादर्स जो है ना वहाँ पे, दे हैड सब्सटेंशियल लीगल कंट्रोल ओवर देयर चिल्ड्रन, मतलब टू दैट लेवल दैट वी कैन नॉट इमेजिन। मतलब वी हैव गॉट फ्यू ऑफ द इंसिडेंट जहाँ पे हमने ये देखा है कि जो फादर है उसका उनका अपने बच्चों के ऊपर इतना कंट्रोल है कि उनकी लाइफ और डेथ दोनों जो है आर इन द हैंड्स ऑफ फादर। दैट मीन्स इफ ही वांट्स टू एक्सपोज हिम टू अ वेरी यू कैन से बैड क्लाइमेटिक कंडीशन ही कैन, मतलब एज अ पनिशमेंट सपोज कुछ बच्चे ने ऐसा कर दिया, द फादर इज वेरी एंग्री, ही कैन इवन गिव हिम पनिशमेंट टू स्टे आउट एज दे हैव सेड इन वेरी कोल्ड, stay out of the house for the whole day or whole night, even without caring that what will be the effect on his or her health। मतलब जो जो फादर है उसका टोटल कंट्रोल होता था ओवर द चिल्ड्रन। नोबडी कुड एक्चुअली आस्क हिम दैट व्हाई आर यू डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग विद योर किड्स, बिकॉज इट इज स्टेटेड दैट दे हैड फुल कंट्रोल। नाउ अब जो इनका मैरिज सिस्टम था वो कैसे था, मेल्स वो जनरली मैरिड इन लेट 20s और अर्ली 30s, ठीक है। लेट 20s मतलब 25 के बाद वाली एज, और अर्ली 30 मतलब 35 से पहले, जबकि women were married in the late teens और early 20s। लेट टीन्स मतलब जैसे 17, 18, 19 बेसिकली, और अर्ली 20s यानी कि 25 से पहले पहले 21, 22, 23 एंड सो ऑन। तो एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि इक्वालिटी है, women के पास सारे पावर है, बट कहीं ना कहीं वी कैन सी द डिफरेंस in terms of the age that was specified regarding the marriage। Now, though at every point you may notice कि हाँ ठीक है women की position हो सकता है उस समय अच्छी थी, पर we have got lot of evidences that the condition of women after marriage specifically was not that good, because often they were subjected to, you can say, beating। हम बोल सकते हैं सब्जेक्ट टू डोमिनेशन, पर बहुत बार डोमेस्टिक वायलेंस होता था, and women were actually bullied by their husbands। We have a mention by the great Catholic Bishop Augustine, जिन्होंने बोला है कि उन्होंने बहुत बार विटनेस किया है that his mother was beaten up by his father, and he has also stated that this was not the only case with his mother। Most of the women in their village who had to face such kind of behavior from their husband। यानी कि जो हस्बैंड है वो बुली करते थे, वो बीट भी करते थे अपनी वाइफ को। दैट मीन्स द पोजिशन वॉज नॉट दैट गुड। Though divorce was easy and you only needed a notice of intent to dissolve the marriage by either side, चाहे husband हो चाहे wife हो, they could apply for divorce और वो बता सकते हैं कि भाई इसलिए हम divorce लेना चाहते हैं, and it became very very simple for these people to take divorce। So it was not a big matter, but leaving behind this we need to understand कि if women were often beaten up, यानी कंडीशन ऐसी ही थी, we can say that if the condition was like this, मतलब suppose कि वो इस बेसिस पे अगर वो डिवोर्स ले रही है, तो she should be totally aware of the fact कि जनरली ये बिहेवियर होता ही था। जैसे ये कैथोलिक बिशप ने देखा इनके घर में जो मदर है ही वाज बीटन अप बाय द फादर, तो ऑब्वियसली अगर कोई ऐसे घर में कोई फीमेल या कोई डॉटर हो तो वो देखेगी कि जनरली इस टाइप का ही बिहेवियर होता है। तो वी कैन से दो फाइनेंशियली थोड़ी इंडिपेंडेंट होती थी, बट कहीं ना कहीं जो बिहेवियर है स्पेसिफिकली अगर इफ वी टॉक अबाउट दी हस्बैंड, इट वाज नॉट दैट गुड। नाउ वी मूव ऑन टू द लिटरेसी, यानी कि लिटरेसी जो उनका लेवल था वो कैसे था। ये हम बोल सकते हैं कैजुअल लिटरेसी थी। कैजुअल लिटरेसी मतलब यूज ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इन एवरी डे, मतलब इतना स्पेसिफिक नहीं, बहुत ज्यादा हम ये नहीं बोल सकते बहुत प्योरिफाइड रिफाइंड लैंग्वेज, मतलब एवरीडे यूज वाली है। वो हम बोल सकते हैं कि वेरीड ग्रेटली। वेरीड ग्रेटली का क्या मतलब है, कहीं पे तो बहुत ज्यादा होते थे लिटरेट पीपल और कहीं पे बहुत कम होते थे। नाउ दे हैव गिवन अस वन एग्जांपल ऑफ अ एरिया named as Pompeii। Now ये जो एरिया है यहाँ से हमें एविडेंसेस मिले आफ्टर अ volcanic eruption। Actually it was buried in a volcanic eruption in 79 CE, और यहाँ से अपने को कैजुअल लिटरेसी के बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं।
वी हैव इवन फाउंड कि यहाँ की जो मेन स्ट्रीट्स है वहाँ पे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स होते थे. दैट मीन्स द यू कैन से लिटरेसी वाज कॉमन एंड दे यूज्ड टू kind of paint or you can say somehow draw few advertisements on the wall. That means people, most of them maybe knew how to read, at least read and write. That is why only so many advertisements were shown on the walls, and obviously maybe pictures were also made so that people are clear with what they are seeing or the product of which is actually being advertised. और ग्राफिटीज भी होती है. ग्राफिटी क्या होती है? अलग अलग काइंड ऑफ इमेजेस या आपने कोई स्लोगन्स जैसे लिख दिए ऑन द वॉल. These were all over the city, and these are the evidences which tell us that literacy was common in these areas, and especially we can say the casual literacy. अब बाय कंट्रास्ट अगर इजिप्ट में देखें तो वी हैव फाउंड एविडेंसेस ऑन दी पैपरस. वी हैव ऑलरेडी, इफ यू रिमेम्बर इन अ प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा था पैपरस क्या होता है. इट इज अ काइंड ऑफ यू कैन से प्लांट जिसका जो पोर्शन है इज यूज्ड फॉर राइटिंग. तो ये इजिप्ट में भी इट वाज फाउंड आउट, और ज्यादातर फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स थे. फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स में क्या थे? कॉन्ट्रैक्ट थे. द कॉन्ट्रैक्ट दैट वर यूजुअली रिटन बाय द प्रोफेशनल स्क्राइब्स. प्रोफेशनल स्क्राइब्स कौन होते हैं? आई ऑलरेडी टोल्ड यू. स्क्राइब्स होते हैं वो लोग जो स्पेशली ट्रेन्ड होते हैं इन राइटिंग. मतलब एक तरीका होता है लिखने का, लाइक जनरली वी हैव दैट कैलीग्राफी एंड अदर काइंड ऑफ थिंग. तो बिकॉज ये जो रीडिंग एंड राइटिंग है, इट वाज नॉट एवरीबॉडीज जॉब. इट वाज गिवन टू स्पेशली ट्रेन्ड पीपल who were very good at writing and used to write very neatly and try to make you can say least amount of mistakes. तो प्रोफेशनल स्क्राइब्स होते थे जो जनरली कॉन्ट्रैक्ट लिखते थे. जैसे एग्जाम्पल ऐसे लिख देते थे कि एक्स एंड वाई इज अनेबल टू रीड एंड राइट. तो ऑब्वियसली किस तरीके से जैसे सपोज कोई हम बोलेंगे कोई लैंड की सेलिंग और बाइंग है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट, या फिर राजा ने सपोज कोई लॉ ऐसा स्टार्ट किया है जिसको सो दैट पीपल कम टू नो अबाउट इट. तो वैसी वाली जो चीजें हैं दे वर रिटन बाय द प्रोफेशनल स्क्राइब्स. Now we see that literacy was certainly more widespread among few categories. यानी कि सब लोग जो है वो बहुत अच्छी तरीके से, हम ये नहीं बोलेंगे कि पढ़ना लिखना उनको आता था. तो जनरली जो हम बोलेंगे ये होते थे सोल्जर्स और आर्मी ऑफिसर्स एंड दी एस्टेट मैनेजर्स. यानी कि ये जो लोग हैं ये लोग ज्यादातर they were literate and they were, you can say, somehow knew how to read and write properly. Because हम बोल सकते हैं कहीं से कहीं ना कहीं तो देखो they were the part of the administration, स्पेशली एम्पायर का ब्यूरोक्रेसी जो है, और जो आर्मी ऑफिसर्स है. सपोज कोई ऐसा ऑर्डर आया है तो अगर उनको लिखना पढ़ना नहीं आएगा, हाउ विल दे बी एबल टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट इट. एंड एस्टेट मैनेजर्स यानी कि भाई जिनको लैंड बड़ी इधर से उधर ट्रांजैक्शन करना है तो ऑब्वियसली इन लोगों को आना चाहिए. इसलिए दीज वर द पीपल हु वर एक्चुअली generally the group which were more literate, and these were the people who generally knew how to read and write. और ये तो अपने को पता ही है कि फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स जो हैं they were written by the professional scribes. Now we move on to next part of literacy. जो next part of literacy है वो है what were the languages that were spoken. There were many languages spoken. इनकी जो cultural diversity थी ना, ये we can say was very varied. देखो इनकी जो डाइवर्सिटी है, नॉट इवन इन द काइंड ऑफ रिलीजन दैट दे फॉलोड, द लोकल डेटीज मतलब जो लोकल गॉड पे ये बिलीव करते थे, द टाइप ऑफ लैंग्वेजेस दे स्पोक, स्टाइल्स ऑफ ड्रेस, कॉस्ट्यूम्स, फूड जो ये लोग कंज्यूम करते थे, एवरीथिंग एक्चुअली वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. उनके जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ट्राइब्स and non-tribal people, all these people actually you can say formed the culture of these people. So that means they followed a variety of culture in this empire, that is our Roman Empire. Now we can say that these were the languages which were basically spoken.
ये ओरल थी, मतलब दे वर नॉट, वी कैन से दे वर नॉट रिटन इन लार्जर टर्म्स। जनरली क्या थी, जो स्पोकन लैंग्वेज थी या हम बोलेंगे जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, उसमें ये क्या होती थी, बोली जाती थी, मतलब इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग और रिटन मटेरियल दे वर नॉट दैट कॉमन। पर जो लोग डेली यूज में जब यूज करते थे लैंग्वेज, तो वो क्या होती थी, इट वाज एक्चुअली ओरल। एंड धीरे धीरे ऑब्वियसली जब किसी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस बढ़ती है, देन वी सी दैट द पर्टिकुलर लैंग्वेज starts to be written, मतलब the people start writing it because they find it more important. So anyway, we already know कि if you think in terms of small kids, तो पहले अपने क्या सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, then later on they start writing it. Similar was the case. Initially जो है ये लोग पहले सिर्फ लैंग्वेज सीखते थे, and as I said that Roman Empire was an empire which actually had variety of cultural differences. Languages हो, चाहे dresses हो, चाहे local deities हो, चाहे हम बोले कि जो associations form करते थे, so obviously these were the things that were spoken, and later on we'll see that slowly and slowly these languages started to be written. And because we know कि ये जो रोमन एम्पायर थी, this was actually spread over a large area, इसीलिए इनकी लैंग्वेजेस में वैरायटी भी थी। जैसे ये जो कॉप्टिक लैंग्वेज है, which is actually spoken in Egypt, and you can say then there were languages like Punic and Berber, these were spoken in North Africa. Celtic was spoken in Spain and the northwest area. इसीलिए हम बोलेंगे कि ये जो linguistic cultures है, they were varied because you can say the kind of empire that these people were living in, because इतनी variety थी, इतने varied थे, इसीलिए obviously these people had the scope of speaking so many languages. Now we move on to the next part, which is our economic condition of these people. Now when we talk in terms of economy, तो जो रोमन एम्पायर की इकोनॉमी थी, इट वाज आल्सो वेरी वेरी रिच. नाउ व्हेन वी से दैट इट वाज वेरी वेरी रिच, व्हाट डू आई मीन, मतलब हम देखेंगे ऑलिव ऑयल की फैक्ट्रीज थी, इनकी क्वेरीज थी, माइंस थे, हार्बर्स थे, लॉट ऑफ थिंग्स वर देयर. देन वी सी कि है ना, वाइन एंड ऑलिव ऑयल जो है वो वन ऑफ द, यू कैन से द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है, विच वर एक्चुअली ट्रेडेड इन दिस एरिया. स्पेसिफिकली अगर अपने बोले कि सेम से जो है ऑलिव ऑयल एंड वाइन आते थे, वी ऑलरेडी नो, अपने को पता है, जैसे मेनी ऑफ यू मे बी नोइंग कि जो ऑलिव ऑयल है वो, जैसे वी नो अबाउट अ कंपनी दैट इज सिगारो, इफ यू नो, तो ये जो कंपनी है यू ऑलरेडी नो कि इट इज बेसिकली यूरोपियन, तो ये यहीं से कहीं ना कहीं ओरिजिन हुआ था. तो लिक्विड्स लाइक वाइन, ऑलिव ऑयल, ये जो है ना स्पेशल कंटेनर्स में ट्रांसपोर्ट किए जाते थे. और ये जो स्पेनिश ऑलिव ऑयल है, इट वाज मेनली कैरिड इन कंटेनर विच वर कॉल्ड ड्रेसल 20. इसको ड्रेसल 20 क्यों बोला जाता था, इसलिए बोला जाता था क्योंकि ये जो जिन्होंने ये डिस्कवर किया था ना, जिस आर्कियोलॉजिस्ट ने, वही है वो एक्चुअली जिनका नाम ड्रेसल था, तो उनके नाम पे ये कंटेनर रखा. ये बहुत स्पेशल हम बोलेंगे containers थी, and these containers actually you will notice that these containers were built so nicely कि इनसे ना कभी लीकेज नहीं हो सकता था, ना तो इनसे कभी लीकेज हो सकता था. और मतलब ये प्रॉपरली जब यहाँ से स्टार्ट होती थी ना ट्रेड होना, फिर आगे जाके अच्छे से वो ट्रेड हो जाती, मतलब अच्छी तरीके से पहुंच जाता, ठीक है. तो जो इनका हम ये बस बोल सकते हैं कि इनका जो इकोनॉमी थी ना, वो भी बहुत वेरिड थी, बहुत अच्छे तरीके से ये लोग अपनी इकोनॉमी भी चला रहे थे. चाहे हम इटली, सिसिली, इजिप्ट, सदर्न स्पेन, ये सारे जो हैं ये डेंसली सेटल्ड और वेल्दीएस्ट पार्ट ऑफ द एम्पायर थे. तो क्यों ये वेल्दीएस्ट थे, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेड है वो अच्छे से क्या हो रहा था, फॉलो किया जाता था. Now on the other hand, large Roman territories were in much less advanced state. यानी कि बहुत सारी जो बड़ी बड़ी रोमन टेरिटरीज थी ना, वो इतनी एडवांस नहीं थी इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमी.
जबकि ये जो एरियाज है इटली, सिसिली, इजिप्ट, ये बहुत अच्छी तरीके से डेवलप। अब ट्रांसह्यूमन जो है इट वाज वाइड स्प्रेड इन कंट्री साइड ऑफ न्यूमीडिया, यानी ट्रांसह्यूमन अगेन दिस इज अ न्यू टर्म। ट्रांसह्यूमन क्या होता है? ट्रांसह्यूमन होता है जनरली जो ट्रेडर्स होते हैं वो जब नॉट ट्रेडर्स, जो नोमैडिक पीपल होते हैं, पैस्चर वाले जो लोग होते हैं, ये क्या करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं फॉर द हर्ड, फॉर द सो दैट देयर हर्ड और देयर एनिमल्स कैन ग्रेज ऑन ग्रासेस. So because these Roman people used to live in an area which was, you can say, expanded, तो ये बेटर ग्रासलैंड के लिए अलॉन्ग विद द क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे. ओके, so this was actually what was happening in this particular area which is Numidia, modern Algeria. अब जो डाइवर्सिफाइड एप्लीकेशन है ऑफ वाटर पावर अराउंड द मेडिटेरेनियन, इसका मतलब क्या है, ये वाटर पावर का ना बहुत ज्यादा अच्छा यूज करते थे इन बेसिकली मेडिटेरेनियन एरिया, क्योंकि अपने को पता है मेडिटेरेनियन एरिया में तो ऑब्वियसली इतना वाटर अवेलेबल है, तो ये लोग जो है बहुत अलग अलग तरीके से इसको यूज करते थे. अलग टेक्नोलॉजी थी इनकी, जैसे वाटर पावर्ड मिलिंग टेक्नोलॉजी थी, हाइड्रोलिक वाटर, ये मिलिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है, बेसिकली मशीन होती है जिससे कोई चीज है जिससे आपको कुछ अनडिजायरेबल चीजें हटानी है या उसको एक पर्टिकुलर शेप देना है, तो वो वाली टेक्नोलॉजी. हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्नोलॉजी यानी वाटर का यूज करके माइनिंग करना, और स्पेशली किस चीज के लिए, स्पैनिश गोल्ड और सिल्वर को निकालने के लिए. तो दीज एक्चुअली दोज माइंस वर वर्कड इन द फर्स्ट एंड द सेकंड सेंचुरी. अब हम देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से इन लोगों ने ऑर्गेनाइज कर रखा था अपना बैंकिंग नेटवर्क, एंड यू कैन से दे हैड मैनेज सो मेनी थिंग्स. अगर हम इतने हाई लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अपना बैंकिंग और जो कमर्शियल नेटवर्क है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी ऑब्वियसली हम क्या अपना ट्रेड इतने अच्छे फॉर्म में कर पाएंगे. तो ऑब्वियसली क्या हुआ, जो रोमन इकोनॉमी है वो इसी पे डिपेंड करती है कि इनकी बाकी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कैसे डेवलप है. अब मैं जब बैंकिंग नेटवर्क बोलूँ इसका मतलब ऐसे नहीं है कि यू विल इमेजिन भाई HDFC है, ICICI बैंक है, नहीं. ऑब्वियसली उनका अलग सिस्टम था, पर उस टाइम के हिसाब से इट वाज रियली डेवलप, कि एक प्रॉपर जगह थी जहाँ से आप मे भी लोन ले सकते हो, जहाँ पे आप पैसे जो है डिपॉजिट कर सकते हो, मतलब यू कैन कैरी आउट स्पेसिफिकली और कमर्शियल वर्क. तो इट एक्चुअली टेल्स अस कि कितनी सोफिस्टिकेटेड थी रोमन एम्पायर. एंड ऑब्वियसली इतना काम फैला हुआ था, तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि दे नीडेड लॉट ऑफ लेबर एंड स्लेव्स. तो अपने को पता ही है प्लेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इस चैप्टर में वी हैव totally a new topic on slavery, a full, you can say, big topic, which we'll do in the next class. But then a term came, transhumans, तो थोड़ा ये डिटेल में कर लेते हैं. These are basically the herdsmen जो रेगुलरली ईयर में विथ टाइम एंड स्पेशली क्लाइमेटिक कंडीशन जब बदलती हैं, तो जहाँ पे भी अच्छे ग्रासेस अवेलेबल होते हैं ना, उसके हिसाब से हायर रीजन से लोअर रीजन में आते हैं, जनरली अपने शीप या गोट ऐसे टाइप के अपने हर्ड्स को लेके. मैं फिर रिपीट करी हूँ, जनरली देखो एक एग्जांपल दे देती हूँ. these people generally live at the hilly area. तो जैसे हिली एरियाज में जब विंटर वाला टाइम होगा तो स्नोफॉल हो जाएगी, तो ऑब्वियसली क्या होगा, वहाँ पे ग्रासेस अवेलेबल नहीं होगी, तो ये लोग क्या करते हैं, लो लाइन ग्राउंड पे आ जाते हैं जहाँ पे ग्रासेस अवेलेबल, वहाँ पे अपने एनिमल्स को वो लोग ग्रेस करवा देते हैं ग्रास. फिर जब समर सीजन आता है कहाँ पे, हिली एरियाज में, वो तब ठंड है वहाँ पे पर स्नो हट गई है, तो जो ग्रासेस है वो आ जाती है, तो वहां पे फिर ऑब्वियसली वो क्या करते हैं, अपने एनिमल्स को ग्रेस करवाते हैं. और ये एनुअली ये जो मूवमेंट है ये कैरी ऑन करते हैं अपने, चाहे शीप हो, गोट हो या और काइंड ऑफ व्हाटएवर दे आर हर्डिंग, या जो जो इनके एनिमल्स है जिनको वो हर्ड कराते हैं और जिनको उनकी लिविंग चलती है. भाई शीप से वूल लेके, और हम बोलेंगे बाकी जो और एनिमल्स है उसमें अकॉर्डिंगली जो भी उनसे प्रोडक्ट है वो अपटेन करते हैं. So this is actually transhuman. So then the next topic that we have is about the slave.
but it is a very good, you can say good and a very big topic. So we'll start with this topic in our next class. And for this class, I suppose everything is clear. So I want you all to just go through the chapter till the portion we have done so that we can proceed. So don't forget to go deeply through the chapter. And if you have problems, feel free to ask. And we'll meet in the next class.